में मैं मयंक शर्मा मयंक सर एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी लोग घर पर गर्मियों के आनंद के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से चला रहे होंगे। हमारा अम्ल क्षार वाला टॉपिक चल रहा था और उसमें हम पीएच मान तक पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में आपने पीएच मान के साथ साथ प्रबल और दुर्बल अम्ल तथा क्षारकों के बारे में भी बात की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से हर बार क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टॉपिक क्या है आपका, दैनिक जीवन में क्या पीएच का महत्व। और इसमें भी बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक है वह है अम्लीय वर्षा। आपका जो पहला टॉपिक है वह क्या है, आपका अम्लीय वर्षा। समझिएगा, देखो क्या है। हो सकता है कि आपसे यहां पर कह दे कि भाई अम्लीय वर्षा के बारे में क्या लीजिए, टिप्पणी लिखिए, या फिर इसमें जो दो तीन बातें आएंगी वो भी आपसे क्या पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आपसे कह सकता है कि बताइए अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। समझिएगा क्या होता है। पहली बात तो बच्चों ये याद रखिएगा कि मानव का जो शरीर है वह 7.0 से 7.8 परास के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। क्या कह रहा हूं मैं कि मनुष्य का जो मानव जो शरीर है वह 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। अब क्या होता है, आप ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, और प्रदूषणों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे भी क्या हो रही हैं, ऐसी गैसें भी बन रही हैं। यह गैसें क्या करती हैं कि हमारी वायुमंडल में उपस्थित, क्या हमारी वायुमंडल में उपस्थित किसके साथ क्रिया कर लेती हैं, जल वाष्प से क्या करती हैं, क्रिया। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और पहला टॉपिक क्या है इसमें, अम्लीय वर्षा। मैंने क्या कहा कि मनुष्य का जो शरीर है वह 7.0 से 7.8 परास के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है, और विभिन्न प्रदूषणों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। ये गैसें क्या करती हैं कि यह गैसें हमारी वायुमंडल में क्या पाई जा रही है, जल वाष्प। इस जल वाष्प से क्या करती हैं, क्रिया, और क्रिया करने के पश्चात क्या बना लेती हैं, क्रम से है कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाती है कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्लों का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। ये अम्ल क्या करते हैं, जब वर्षा होती है तो यह अम्ल उस वर्षा में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, और जो वर्षा हो रही है उस होने वाली वर्षा के पीएच को क्या कर देते हैं, 5.6 से कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5.6 से कम कर देते हैं। ऐसी वर्षा क्या कहलाती है बच्चों, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है ना, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा, जिसके पीएच का मान क्या होगा, 5.6 से क्या होगा, कम होगा। बहुत बार आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो 5.6 से क्या होता है, कम होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। आपको लिखना क्या है इसमें, आपको वैसे पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा क्या लिखना है कि मनुष्य का मानव शरीर 7.0 से 7.8 परास के मध्य कार्य करता है। हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जल वाष्प से क्रिया करके क्रम से कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ये अम्ल जब होने वाली वर्षा के साथ नीचे आते हैं तो उस वर्षा के पीएच को 5.6 से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब बच्चों सवाल ये है कि आखिरकार इस अम्लीय वर्षा से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हो रही है। तो समझिएगा,
देखो पहली बात तो आपने पढ़ा, ये वर्षा का जो जल है कहां आ रहा है, भूमि पर आ रहा है, और जब यह भूमि पर आएगा तो यह जल जो है वह आगे बहता हुआ कहां चला जाएगा, नदियों में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, नदियों में मिल जाएगा। जब यह अम्लीय वर्षा का जल नदियों में मिलेगा तो वहां के नदी का जो जल है उसके पीएच को भी बहुत अत्यधिक क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसके कारण उसमें रहने वाली जो जलीय जीव हैं उनके लिए अपने जीवन का यापन करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यानी कि उनके लिए अब जीवन जीना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। किसके कारण, इस अम्लीय वर्षा के जल के नदी में मिल जाने के कारण। और क्या हानियां हो रही हैं, यदि मैं सामान्य दूसरी हानि की बात करूं तो आप जानते हैं जब ये अम्लीय वर्षा भूमि पर आएगी तो खेतों में जो उपजाऊ मिट्टी है उस उपजाऊ मिट्टी को भी क्या कर देगी, उसकी उर्वरता में क्या ले आएगी, कमी ले आएगी। तो याद रखिएगा इस अम्लीय वर्षा के कारण ही मिट्टी की उपजाऊपन में या उसकी उर्वरता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या जाती है बच्चों, कमी आ जाती है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियां बताइए। तो अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियां दो हैं कि यह जल जब किसे मिलता है, नदियों में, तो वहां रहने वाले जो जलीय जीवधारी होते हैं उनका जीवन क्या हो जाता है, कठिन। और दूसरा यह मिट्टी के उपजाऊपन में क्या लाता है, उर्वरता में क्या लाता है, कमी लाता है। इसी से रिलेटेड अपने उर्वरता का टॉपिक पढ़ा, इसी से रिलेटेड एक और इसमें पीएच का महत्व दिया हुआ है, वह दिया हुआ है मिट्टी में अम्लता या मिट्टी में क्या आपके उपजाऊपन के बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है। समझिएगा क्या होता है, देखना इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी जो मिट्टी है, आपने पाया होगा कि सामान्यतः जो किसान होता है, अम्लीय वर्षा यहां समाप्त हो चुकी है बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूं नए टॉपिक की, मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मिट्टी में पीएच का महत्व, ठीक है ना, क्या पड़ेगा वो सुनिएगा। अब आपने सामान्य पाया होगा कि जो किसान होता है, जब किसान को अच्छी फसल प्राप्त करनी होती है तो सामान्य से कहा जाता है, आपने बहुत बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं कि प्रत्येक किसान को अपनी भूमि की क्या करवानी चाहिए, पीएच की जांच करवानी चाहिए लैब में, और उसे पीएच के हिसाब से ही क्या करनी चाहिए, फसलें बोई जानी चाहिए, जिससे उसे अच्छी पैदावार प्राप्त हो। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो मिट्टी होती है, आपके जो खेतों की जो मिट्टी है, जो उपजाऊपन है, उसके लिए यदि मिट्टी क्या है, उस अधिक अम्लीय है और क्या है, अधिक क्षारीय है, यह दोनों ही क्या होता है, नुकसानदायक होती है। मिट्टी यदि क्या है, अधिक अम्लीय है और क्या है, अधिक क्षारीय है, तो ये दोनों ही घटनाएं जो होती है वह मिट्टी के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। यानी ना तो ज्यादा अम्लीय होना चाहिए मिट्टी को और ना ही ज्यादा क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। जब मिट्टी अधिक क्या जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो इसके बचाव के लिए, अभी आपने पढ़ा अम्लीय कैसे हो रही है, और भी रीजन हो सकते हैं। जब मिट्टी क्या हो गई, अधिक अम्लीय हो गई, तो इसके बचाव के लिए किसान के द्वारा CaO, नाम जानते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, सामान्य नाम बिना भुजा हुआ चूना, इसे क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना। और एक और होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, हमारा दूसरा महत्व क्या है, मिट्टी में पीएच का महत्व। और क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी के लिए अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय दोनों ही प्रकृति क्या होती हैं, नुकसानदायी होती है। जब प्रकृति मिट्टी की क्या हो, अधिक अम्लीय होती है, तो उसके बचाव के लिए किसान क्या करता है, CaO भुजा हुआ बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है, उपयोग करता है, जिससे उसकी मिट्टी की अम्लता में क्या आती है, कमी आती है। और याद रखिएगा यह क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोई किसान जिसका खेत क्या हो चुका है, अधिक अम्लीय है,
वह अपने खेत की अम्लता को दूर करने के लिए क्या उपाय काम ला सकता है। तो आपके सामने उपाय लिखे हुए हैं। अब क्या होगा, यदि मान लीजिएगा प्रकृति क्या है, अधिक क्षारीय हो गई है मिट्टी की, तो क्या करता है किसान, जैव उत्पादों का क्या कर देगा, उपयोग करेगा, जैविक खाद का क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा। क्योंकि क्या होगा कि जब ये चीज का उपयोग करेगा तो जैवों के अपघटन से, इन सूक्ष्म जीवों के अपघटन से क्या उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, अम्ल। क्या कह रहा हूं मैं, यदि मिट्टी क्या है, अत्यधिक क्षारीय है, तो होगा क्या कि यह किसान के द्वारा जैव उत्पादों का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जैव उत्पादों के अपघटन से, या जब जैवों का उत्पादों का क्या होता है, अपघटन होता है, तो यह अम्ल क्या करते हैं, निर्मुक्त या उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्या है आपका मिट्टी में पीएच का क्या है बच्चों, महत्व है। अब तक जो आपने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो आपसे बन रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, एक आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा से बचाव के लिए किसान क्या क्या उपयोग करता है। तो ये चीजें क्या कहलाता है, वो उपयोग में लाता है। अगला हमारा टॉपिक है जो पीएच का महत्व में ही चल रहे हैं सारे यौगिक। तीसरे नंबर का जो आपका महत्व है पीएच का, वो है उदर में अम्लता। क्या है बच्चों, उदर में अम्लता। अगला आपका जो टॉपिक है या पीएच का जो महत्व है, वह है उदर में अम्लता। समझिएगा क्या होता है उदर में अम्लता। देखिएगा, हमारे उदर में भोजन को पचाने के लिए क्या पाया जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, HCl हाइड्रो पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था 1 नंबर में कि आमाशय में या पेट में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी जब शादियां आती है तो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, चाउमीन, बर्गर, ठीक है ना, पिज्जा, कुछ भी अंतरम सटरम खाने लग जाते हैं। जब आप इस प्रकार का फास्ट फूड खाओगे तो उसे भोजन को पचाने के लिए अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, उदर के द्वारा क्या किया जाएगा, HCl अम्ल का क्या किया जाएगा, श्रावण किया जाएगा। जिसके कारण क्या होती है, हमारे पेट में क्या उत्पन्न हो जाती है, एसिडिटी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। समझा रहा हूं, नॉर्मल समझिएगा क्या कहा जा रहा है दोबारा से, कि आपका जो उदर है, आपका जो पेट है, उस पेट में भोजन को पचाने के लिए क्या पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब पेट में या उदर में क्या किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, HCl अम्ल का क्या होता है, श्रावण होता है। तो जब अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल का श्रावण होगा तो क्या होने लग जाता है, हमें दर्द व जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। क्या होता है, दर्द व जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। आपने यह महसूस किया होगा, जब आप बहुत लगातार कुछ दिनों से लगातार फास्ट फूड खाते हैं तो आपके चेस्ट में भी क्या होने लग जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, दर्द होने लग जाता है। कुछ भी चीज खाया तो चेस्ट में जलन होने लग जाती है, ठीक है ना। तो वो दर्द और जलन का अनुभव हो रहा है, किसके कारण, एसिडिटी के बनने के कारण। ये घटना ही क्या है, आपकी एसिडिटी है। तो याद रखिएगा कि हमारे उदर में भोजन को पचाने के लिए HCl पाया जा रहा है। जब उदर में अत्यधिक मात्रा में HCl का श्रावण होता है तो हमें क्या होता है, दर्द और जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। इस दर्द और जलन के अनुभव के लिए से बचाने के लिए क्या किया जाता है, दुर्बल क्षारक। किसका बच्चों, दुर्बल क्षारक, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कह रहा हूं मैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, दोबारा सुन लीजिएगा, कि इस दर्द और जलन से उपचार के लिए क्या किया जाता है, दुर्बल क्षारकों जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आपका उदर में क्या हो चुकी है, अम्लता क्या हो गई है, यहां पर समाप्त हो गई है।
इसी से रिलेटेड एक आध दो नॉलेज और आप गेन कर लीजिए। आप यही नहीं, आप एक चीज और उपयोग करते हैं क्या, आपके बहुत बार एसिडिटी हुई होगी और आप दौड़े दौड़े गए होंगे किसके पास, दुकानदार के पास, और आप क्या लेके आए होंगे, इनो। काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो आप क्या उपयोग करते हैं, इनो उपयोग करते हैं, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। और जैसे ही आपने इनो उपयोग लिया, क्या हो गया, इनो के उपयोग लेते ही आप किसके लिए उपयोग लिया जा रहा है, इस दर्द और जलन के अनुभव को कम करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब आपने ये लिया तो आपके दिमाग में एक चीज पुटअप हो जाती है कि साहब यह जो है इनो क्या कर रहा है, अम्लता को दूर कर रहा है। इसलिए सिंपल सी कहानी है कि यह क्या है, एक क्षारक है। क्या है, क्षारक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके दिमाग में क्या होता है, एक क्वेश्चन बन जाता है, एक उत्तर आप चीज गेन कर लेते हैं कि भाई हमारे एसिडिटी हुई और एसिडिटी के उपचार के लिए हमने यूज लिया क्या, इनो। और जैसे ही हमने इनो यूज लिया, क्या हुआ, थोड़ा सा हमें राहत मिलती है। इसका मतलब यह क्या है, क्षारक है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, इनो क्षारक नहीं है। इनो क्या है, एक लवण है। क्या है, लवण। अब आप कहोगे सर जब ये लवण है तो आखिरकार यह इस चीज में काम कैसे आ रहा है, तो याद रखिएगा, आप याद कीजिए इनो को आप किस प्रकार से लेते हैं। आप इनो को सीधा नहीं लेते, ये नहीं है इनो लिया हाड़ा और सीधा मुंह में, नहीं। क्या करते हैं आप, इनो को आप पानी में घोलते हैं और घोलने के बाद उसे क्या कर जाते हैं, पीते हैं। मतलब इसका जो जलीय विलयन है, इसका जो जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन की प्रकृति कैसी है प्यारे बच्चों, क्षारकीय है। कैसी है, क्षारकीय है। किसकी प्रकृति, इनो के जलीय विलयन की प्रकृति। इसलिए ही आप इसका उपयोग एसिडिटी के समय कर रहे थे। और याद रखना, एसिडिटी के समय जो दवाइयां ली जा रही हैं उन्हें कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं, एंटासिड। एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो एंटासिड है ना, इंग्लिश में आप जानते हैं। एंटी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ लग रहा है ये एंटासिड, यानी ऐसा लग रहा है कि इसमें दो शब्द हैं। वो दो शब्द कौन कौन से, एक तो क्या है आपका एंटी और एक क्या है एसिड, यानी कि अम्ल का क्या दुश्मन आप यूज कर रहे हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कह देगा कि अम्लता को दूर करने के लिए किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, किनका उपयोग किया जाता है, एंटासिड। किनका, एंटासिड। ये तो दवाई का मेनली नाम हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहे हैं, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक एंटासिड है। क्या है, एंटासिड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो एंटासिड किसका उपयोग किया जाता है, अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यदि एक एंटासिड का मैं उदाहरण दूं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, उस एंटासिड का क्या है, एक उदाहरण है। क्या है, एंटासिड का उदाहरण। तो अब याद रखिएगा, बहुत बार ये भी आ जाता है ऑप्शन में, ये ना आके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कह देगा बताइए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा अम्लता को दूर करने में। तो वहां आप ये खोज रहे होंगे, लेकिन ये ना मिलकर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा क्या, एंटासिड। तो याद रखिएगा, सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड। बस एंटासिड का ही क्या है, एक प्रकार से एग्जांपल आप कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एक और आप यूज करते हैं, आपको जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपकी मम्मी जो होती है ना, सभी की मम्मियां, चाहे वो मेरी हो चाहे आपकी हो, क्या कहती हैं कि जा रसोई में घुस जा और रसोई में घुस के क्या ले ले, सफेद सफेद सा ले ले, है ना। उस सफेद को ले ले, फिर क्या हो जाएगी, एसिडिटी तेरे को मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। अब सफेद क्या, सफेद तो बहुत सारी चीज होती है, नमक भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सफेद जो लेने की बात कर रही है मम्मी, वो किसकी बात कर रही है, वो बात कर रही है आपके खाने के सोडे की। किसकी बात कर रही है बच्चों, खाने के सोडे की बात कर रही है मम्मी, ठीक है ना। जिसे आप सामान्य क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। जिसे सामान्य क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो इसके बारे में मम्मी बात कर रही थी कि भाई जा रसोई में और सफेद सफेद से को जाके ले ले, ये क्या है, बेकिंग सोडा। इसको भी आप यूज करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था यह भी क्या नहीं है, क्षारक नहीं है, क्या है, ये लवण है। परंतु इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, क्षारकीय होती है। इसके जलीय विलयन की प्रकृति भी कैसी होती है बच्चों, क्षारकीय होती
है। तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या था? दुर्बल क्षारक, जबकि इनो भी लवण था, बेकिंग सोडा भी लवण है, परंतु इन दोनों की जो जलीय विलीन होता है, उस जलीय विलीन की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? क्षारकीय होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं, कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं मन में ही ये धारणा बना लें कि सर इनो भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। ऐसा नहीं है। बात करते हैं आगे अगले आपके दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की, और वह है आपका दंत छह। क्या है बच्चों? दंत छह। सुनिएगा, छोटा सा ही है दंत छह, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिएगा क्या होता है दंत छह। आप जानते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, किसका? शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या पाया जाता है? इनेमल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? इनेमल। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप हिंदी और ऐसी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे कि भाई बुक पढ़ ली और पीछे के क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए और आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। विज्ञान में आप सिर्फ टॉपिक पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसकी कोई था नहीं है। हो सकता है कि उससे एक नंबर का क्वेश्चन बना दे, उसी से आपको पूरा दे दे। तो आपको ये याद रखना है कि आपके में चैप्टरों के नंबर दे रखे हैं कि पहला चैप्टर इतने नंबर का है, दूसरा इतने का है। क्वेश्चन वहां से कैसे हो सकता है? बड़े टॉपिक में से आपको केवल एक लाइन का क्वेश्चन बना दे। मान लीजिएगा आपसे अम्लीय वर्षा पूरी ना पूछ के कह दे कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो ये सभी चीजें, या फिर अम्लीय वर्षा से बचाव के लिए, अपनी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसान क्या उपयोग करता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो उस अम्लीय वर्षा के टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही दंत छह आपसे पूरा ना पूछ के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांतों के ऊपर पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम क्या है? तो क्या है? इनेमल है। क्या है बच्चों? इनेमल। तो आप अपनी तैयारी को उस प्रकार से कीजिए कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए। और यह पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया था? एक भर्ती हुई थी राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की, कंप्यूटर टीचरों की भर्ती की गई थी, और कंप्यूटर टीचर की भर्ती में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? तो क्या होता है? इनेमल, जिसे आप दत्त बल्क भी कहते हैं। और कहां पाया जाता है? ये दांतों के ऊपर। तो सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि दांतों के ऊपर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है। किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। किसका बना होता है? यह बना होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्सी जो एपेटाइट है, क्या है? ये घटक है। क्या है? घटक है किसका? कैल्शियम फास्फेट का। किसका घटक है बच्चों? कैल्शियम फास्फेट का। देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना है, कंफ्यूज ना होइएगा। यदि आपको ये बड़ा सा नाम याद नहीं हो रहा तो आप ये यूज लीजिए, ठीक है ना? कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप कि हमारे दांतों के ऊपर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, ठीक है ना? अब क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि आप जब क्या करते हैं भोजन, तो भोजन जो होता है वह हमारे दांतों में फंसा रह जाता है। जब दांतों में फंसा रह जाता है तो हमारे भोजन में उपस्थित किससे, हमारे मुख में क्या उपस्थित होते हैं? सूक्ष्म जीव, ठीक है ना? क्या कह रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा एक बार से, कि हमारे शरीर के, हमारे दांत के ऊपर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का क्या है? एक घटक है। हमारे मुख में उपस्थित बैक्टीरिया हमारे दांतों में फंसे किसके साथ? भोजन में उपस्थित किससे? शर्करा से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। आपने भोजन किया होगा, तो आप भोजन करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके दांतों में के बीच में क्या रह जाता है? कुछ भोजन के टुकड़े फंसे रह जाते हैं। तो भोजन में उपस्थित किसके साथ? शर्करा से क्या करता है? क्रिया कर लेता है। कौन? मुख में उपस्थित जीवाणु है, बैक्टीरिया। और हमारी मुख के पीएच को
क्या कर देते हैं बच्चों, 5.5 से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होने लग जाता है, इस इनेमल का क्षय होने लग जाता है। इसे ही आप किसके नाम से जानते हैं, दंत क्षय के नाम से जानते हैं। याद आ गया, समझ में आ गई। पीएच का मान कितना कर दिया, 5.5 से कम कर दिया, जिसके कारण क्या होने लग गया, इनेमल का क्षय। इसे ही क्या कहा जाता है, दंत क्षय के नाम से जाना जाता है। आपने देखा भी होगा, क्या अपने पुराने लोगों को देखा होगा, आपके दादा बाबा को देखा होगा, पिताजी को भी देखा होगा, वो खाना खाने के बाद उंगली फिर लगाते हैं अपने दांतों के ऊपर, ठीक है, कुल्ले करते हुए आपने देखा होगा। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, जिससे उनके दांतों के ऊपर जो भोजन के थोड़े से कण लगे रह गए हैं वो क्या हो जाए, हटे जाए। अब मैं बात करता हूं बचाव कैसे कर सकते हैं आप। तो बचाव के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी काम करना जो आप रोजाना करते हैं, सुबह क्या मंजन, क्या करना है, दंत मंजन। तो आप क्या कर सकते हैं, दंत क्षय के बचाव के लिए हम क्षारकीय दंत मंजन का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और इस क्षारकीय दंत मंजन के उपयोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, दंत क्षय से बचाव किया जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत बार, जब आप रात को भोजन करते हैं और सो जाते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ही सुगंधित खुशबू आपके मुख से आती है, आती नहीं आती, आती ना। कौन सी खुशबू, सुगंधित, गुलाब की खुशबू आ रही होगी, है ना, गुलाब की, गुलकंद की। ऐसा नहीं है, यदि आप मान लीजिएगा रात्रि को भोजन करने के बाद क्या करके सोए, ब्रश करके सोए, तो यह बदबू जो है वो क्या होगी, आपके दांतों से, आपके मुख से नहीं आएगी, क्योंकि किस कारण से उत्पन्न हो रही बदबू, इस पूरी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए बहुत बार हमें क्या करना चाहिए, सामान्यतः कम से कम 2 बार ब्रश करनी ही चाहिए। तो हम सुबह करते हैं और एक रात को खाना खाने के बाद हम सो रहे हैं तब ब्रश करके सोना चाहिए, जिससे आपको ये समस्या उत्पन्न ना हो। तो याद रखिएगा दंत क्षय क्या है, और बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग कर सकते हैं। तो मुख की यदि आपको उस खुशबू से बचना है तो रात्रि को मंजन करके सोया करें। टूथपेस्ट जो है भोजन करने के बाद, ये नहीं है भोजन कर लिया, पेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर और खा लिया, ऐसा नहीं है। जब आप सोने जा रहे हैं आप कुछ नहीं खाएं तब कीजिएगा, वरना खाओगे तो फिर फंसा रह जाएगा, ठीक है ना। तो आज आपने दैनिक जीवन में पीएच के महत्व पढ़े और आपने 4 पीएच के महत्वों के बारे में अध्ययन किया। उधर में अम्लता पढ़ी, दंत क्षय पढ़ा, अम्लीय वर्षा पढ़ी और मिट्टी के पीएच के बारे में भी आपने क्या ली, जानकारी ली। एक महत्व और रह गया है आपका, इस दैनिक जीवन के पीएच से ही क्या है वो रिलेटेड है, और वो है थोड़ा सा पादप के बारे में और जीवों के बारे में। जैसे चींटी में पाया जाता है, आपने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड, तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाता है, दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लवणों के कुछ यौगिक दे रखे हैं, वो और हम पढ़ेंगे। वहां से भी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, उपयोग पूछ लेता है, निर्माण की विधि पूछ लेता है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, कुछ भी पूछ सकता है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है अम्ल क्षार वाला, लेकिन पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप यहां से किसी भी चीज को यह करके नहीं छोड़ सकते कि यह तो एग्जाम में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ भी चीज आपसे इस चैप्टर में पूछी जा सकती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और इसी तरह से मेहनत करते रहें। धन्यवाद।